नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में अध्ययन है वो करेंगे। अब देखिए, इससे पहले हमने यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार से यायावर साम्राज्य के संस्थापक चंगेज़ खान और उनके परवर्ती शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार है वो किया था। आज हम पढ़ते हैं बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो देखिए, 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में नगरों की संख्या है वो बढ़ रही थी। अर्थात 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक नगरों में नगरों की संख्या बढ़ रही थी और एक विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति है वो विकसित हैं वो हो रही थी। नगर के लोग ये सोचने लगे थे कि वे गाँवों में लोगों से अधिक सभ्य हैं। नगर खासकर फ्लोरेंस, वेनिस, रोम कला और विद्या के केंद्र हैं वो बन गए थे। अर्थात 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप में नगरों की संख्या बढ़ रही थी और विशेष प्रकार की नगरीय संस्कृति विकसित हो रही थी और नगर के लोगों की सोच भी है वो बदलने लगी थी और गाँवों के लोगों से वे अपने आप को अधिक सभ्य मानते थे। और उस समय के विशेष तौर से विकसित शहरों में फ्लोरेंस, वेनिस और रोम ये कला और विद्या के प्रमुख केंद्र हैं वो बन गए थे। नगरों को राजाओं और चर्च से थोड़ी बहुत स्वायत्ता मिली थी। नगर कला और ज्ञान के केंद्र बन गए थे। अमीर और अभिजात वर्ग के लोग कलाकारों और लेखकों के आश्रयदाता थे और इसी समय मुद्रण के आविष्कार से अनेक लोगों को, चाहे वह दूर दराज नगरों या देशों में रह रहे हो, छपी हुई पुस्तकें उपलब्ध होने लगी और यूरोप में इतिहास की समझें विकसित होने लगी थी। लोग अपने आधुनिक विश्व की तुलना यूनानी और रोमन प्राचीन दुनिया से करने लगे थे और अब ये माना जाने लगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपना धर्म चुन सकता है। चर्च के पृथ्वी के केंद्र संबंधी विश्वासों को वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दिया, चूँकि वे अब सौर मंडल को समझने लगे थे। तो इस तरह से अब प्राचीन अंधविश्वासों की जगह हैं वो विज्ञान ने स्थान ले लिया और विज्ञान का महत्व है वो बढ़ गया था। अब विज्ञान के नए नए आविष्कार, तर्क, चिंतन आदि पर ध्यान देना है वो शुरू कर दिया गया था। और 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने तो रेनेसा अर्थात पुनर्जन्म के कारण तो एक बहुत बड़ा बदलाव है वो देखने को मिला था। अब पुनर्जागरण का मतलब होता है कि एक ऐसी पुरानी परंपरा, पुरानी विचारों पर आधारित परंपरा का लोप होना एवं उसकी जगह एक नई परंपरा का आना ही पुनर्जागरण कहलाता है। और इसी तरह इटली के में भी पुनर्जागरण है वो देखने को मिलता था। अब हम देखते हैं इटली के नगरों का पुनरुत्थान। तो देखिए, पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया और इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी और रोम का पोप, जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। अर्थात उस समय रोम का जो पोप था वो अपने राज्य में सार्वभौम था और समस्त यूरोप राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। अर्थात जो ये पुनर्जागरण है, इस पुनर्जागरण का सबसे पहले प्रभाव या रेनेसा का प्रभाव है वो इटली में देखने को है वो मिला था। एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र, जो यूरोप के क्षेत्र थे, उनमें सामंती संबंधों के कारण
नया रूप ले ले रहे थे। लैटिन चर्च के नेतृत्व में उसका एकीकरण हो रहा था, अर्थात पूरी यूरोप के क्षेत्र हैं वो लैटिन चर्च के नेतृत्व में सामंती संबंधों का एक नया रूप धारण कर रहे थे। और इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था और उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था और अनेक टुकड़ों में बंटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की थी। अर्थात एक अरसे से पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लैटिन चर्च के नेतृत्व में उनका एकीकरण हो रहा था। और इसी समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था और उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक सांझी सभ्यता का निर्माण है वो कर रहा था। अर्थात उस समय में विभिन्न जो छोटे बड़े क्षेत्र थे उनका एकीकरण हो रहा था और इसके अलावा पूर्वी यूरोप का जो एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसका नाम था बाइजेंटाइन साम्राज्य, उसमें भी शासन है वो बदल रहा था। और उधर पश्चिम में इस्लाम के आने के बाद इस्लाम और वहाँ की संयुक्त सभ्यता का निर्माण है वो हो रहा था। इटली एक कमज़ोर देश था, अनेक टुकड़ों में बंटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इटालवी संस्कृति को पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की थी। हालांकि उसमें में इटली को एक कमज़ोर देश मानते थे और बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, लेकिन इन्हीं परिवर्तनों ने इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की थी। बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। 12वीं शताब्दी में जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया था, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला था। तो देखिए, बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश इनके बीच में व्यापार उस समय में बढ़ रहा था, क्योंकि इटली के तटवर्ती कई बंदरगाह है वो वापस नए रूप ले लिया था और इन बंदरगाहों से माल की आवाजाही शुरू हो गई थी। 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला था। अर्थात 12वीं शताब्दी से जब मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार शुरू किया था, तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिल रहा था और इसमें इटली के नगरों की मुख्य भूमिका थी। अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य का अंग हैं वो मानने के रूप में देखते थे, बल्कि स्वतंत्र नगर राज्यों का एक ऐसा समूह मानते थे। नगरों में फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे जिनका शासन राजकुमार हैं वो चलाते थे। तो इस तरह फ्लोरेंस, वेनिस जैसे नए गणराज्यों का भी उदय है वो हुआ था। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहरों में पहला वेनिस और दूसरा जिनेवा था। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी थी। तो उस समय के महत्वपूर्ण शहरों में एक तो पेरिस और दूसरा कौन सा, एक तो वेनिस और दूसरा कौन सा था, जिनेवा। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि से अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारी और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिससे नागरिकता की भावना पनपने लगी थी। और यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन तानाशाहों के हाथ में रहा था, तानाशाहों का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जो मतलब अपना ही सब कुछ मानते थे, दूसरों का उसमें कोई योगदान है वो नहीं था। इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ पर नागरिक कहने में
गर्व अनुभव है वो करते थे। अब देखिए यहाँ पर एक बताया गया है नगर राज्य के बारे में। तो देखो नगर राज्य के बारे में हम देखने जाएं तो कार्डिनल गैस्पारो कॉन्तारिनी ने अपने ग्रंथ दी कॉमनवेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ वेनिस में अपने नगर की लोकतांत्रिक सरकार के बारे में लिखा था। तो देखिए क्या लिखा था कि हमारे वेनिस के संयुक्त मंडल की संस्था के बारे में जानने पर आपको ज्ञात होगा कि नगर का संपूर्ण प्राधिकार एक ऐसी परिषद के हाथों में है जिसमें 25 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी पुरुषों को सदस्यता है वो मिल जाती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा नियम क्यों बनाया है कि सामान्य जनता को नागरिक वर्ग में जिनके हाथ में संयुक्त मंडल के शासन की बागडोर है शामिल क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि उन नगरों में अनेक प्रकार की गड़बड़ियाँ और जन उपद्रव होते रहते हैं जहाँ की सरकार पर जन सामान्य का प्रभाव रहता है। कुछ लोगों के विचार इससे अलग थे और उनका कहना था कि यदि संयुक्त मंडल का शासन संचालन अधिक कुशलता से करना है तो योग्यता और संपन्नता को आधार बनाना चाहिए। दूसरी ओर सचरित्र नागरिक जिनका लालन पालन उदार वातावरण में होता है वे प्रायः निर्धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे बुद्धिमान और विवेकवान पूर्वजों ने यह विचार रखा था कि सार्वजनिक नियम को बदलकर धन संपन्नता को आधार न बनाकर कुलीन वंशी लोगों को प्राथमिकता है वो दी जाए, तथापि इस शर्त के साथ कि केवल उच्च अभिजात वंशी लोग ही सत्ता में न रहे, क्योंकि ऐसा करने से चंद लोगों की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी, न कि संयुक्त मंडल की। गरीब लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व सत्ता में होना चाहिए, चाहे वे अभिजात वंशीय हो या वे लोग हो जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण उदात हो। इन सभी को सरकार चलाने का अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो इस तरह से इसमें ये जो नए नगरों के उदय में नए तरह के विचार लोगों के सामने हैं वो आ रहे थे, और जो पौराणिक विचार थे जिनमें देवताओं का पौराणिक विचारों का उनको समाप्त करके उनकी जगह मानवतावादी विचारों को बल दिया जा रहा था। मानवतावादी विचारों में सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने यहाँ पर है वो कई देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय में यूरोप में सबसे पहले विश्वविद्यालय इटली के नगरों में स्थापित हुए थे और 11वीं शताब्दी से पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन के प्रमुख केंद्र रहे थे। और इसका कारण यह था कि इन नगरों के प्रमुख क्रियाकलाप व्यापार और वाणिज्य संबंधी थे, इसलिए वकीलों और नोटरी की बहुत अधिक आवश्यकता होती थी, क्योंकि वे नियमों को लिखते, उनकी व्याख्याता करते और समझौते तैयार करते थे। इनके बिना बड़े पैमाने पर व्यापार करना संभव नहीं था और यही कारण था कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय उस समय में बन गया था। अर्थात उस समय में इटली के नगरों में विश्वविद्यालय स्थापित हुए और इस कारण से सबसे ज़्यादा जागृति वो यहाँ देखने को मिली थी। लेकिन कानून के अध्ययन में बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। अर्थात कानून की शिक्षा है उसको रोमन संस्कृति यानी रोम की संस्कृति के अधीन पढ़ने पर ध्यान देना है वो शुरू कर दिया। यही कारण है कि कानून का अध्ययन एक प्रिय विषय बन गया। लेकिन कानून के अध्ययन में ये बदलाव आया कि उसे रोमन संस्कृति के संदर्भ में पढ़ा जाने लगा। फ्रांसिस्को पेट्रोक इस परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पेट्रोक के लिए पूरा काल एक विशिष्ट सभ्यता थी जिसे प्राचीन यूनानियों और रोमनों के वास्तविक शब्दों के माध्यम से ही अच्छी तरह समझा जा सकता है। अतः उसने इस बात पर जोर दिया कि इन प्राचीन लेखकों की रचनाओं का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए। और इस शिक्षा कार्यक्रम में यह अंतर्निहित था कि बहुत कुछ जानना बाकी है और यह सब हम केवल धार्मिक शिक्षण से नहीं सीखते हैं। इसी नई संस्कृति को 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने क्या नाम दिया था? मानवतावाद। अर्थात जिसमें देवी देवताओं के गुणगान, पौराणिक मिथ्या काल्पनिक बातों की जगह
मानव के जीवन को अधिकतर सुखकारी बनाने के लिए किया जाने वाला प्रयास है वो मानवतावादी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता था। और 15वीं शताब्दी के शुरू के दशकों में मानवतावादी शब्द उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास और नीति दर्शन के विषय हैं वो पढ़ाते थे। उनके लिए शब्द प्रयोग में लिया जा रहा था। धन्यवाद।